रूल 10 इसका सब हेडिंग है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। रूल 10 एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन लगाना होगा किसके लिए? एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो कौन लगाएगा? तो बता दिया, डिक्री होल्डर लगाएगा। डिजायर टू एग्जीक्यूट इट ही शैल अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिक्री। किसके पास लगाएगा? जिसने डिक्री पास की है। और टू द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, या फिर कोई ऑफिसर जो इसके लिए स्पेशली अपॉइंटेड है। और इफ द डिक्री हैज़ बीन सेंट under the provision herein before contained to another court, then to such court or to such proper officer। तो यहाँ पे 3 लोगों के 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम है, जिसमें पहला बताया कि एप्लीकेशन कहाँ लगाया जाएगा। तो पहला जिसने डिक्री पास की, दूसरा जो ऑफिसर इसके लिए अपॉइंटेड है, तीसरा जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र की गई है डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए, उस कोर्ट के पास या फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास। ये तीनों के पास हम जा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। ओरल एप्लीकेशन। रूल 11 ओरल एप्लीकेशन वेयर अ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। यहाँ क्लियर कट बताया है कि ओरल एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डिक्री जब पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, तो कोर्ट में ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिक्री ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन देयर ऑफ बाय द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेप्टर प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ वारंट। मतलब कोर्ट जो है, जब डिक्री हुई है पेमेंट ऑफ मनी की, तब डिक्री होल्डर ओरल एप्लीकेशन लगा सकता है। ओरल एप्लीकेशन लगाने के पर जो कोर्ट है वो इमीडिएटली अरेस्ट करने बोलेगा जजमेंट डेप्टर को प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ वारंट। वारंट बनाने के पहले ही बोलेगा कि अरेस्ट कर लो। रिटन एप्लीकेशन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब रूल 1। इसका मतलब होता है जो रूल 1 में दिया हुआ है वो तो ठीक है, उसके सिवाय एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी इन राइटिंग। राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट होना चाहिए, एप्लीकेंट या फिर सम अदर पर्सन। Proof to the satisfaction of court to be acquainted with the fact of the case shall contain in tabular form। मतलब जब भी कोई रिटर्न एप्लीकेशन लगा रहा है तो पहला तो रिटर्न करेगा, राइटिंग में रहनी चाहिए, साइन कर रहनी चाहिए, वेरीफाइड रहनी चाहिए। ये 3 होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको मेंशन करना है। पहला बता दिया नंबर ऑफ सूट का जो नंबर मिला हुआ है वो, नेम ऑफ पार्टीज, डेट ऑफ डिक्री, अपील प्रिफर्ड हुई है तो वो, उसके बाद वेदर एनी एंड व्हाट पेमेंट ऑफ अदर एडजस्टमेंट ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सीज हैज़ बीन मेड बिटवीन द पार्टीज, प्रीवियस एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डेट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड देयर रिजल्ट। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है अमाउंट ऑफ कॉस्ट अवॉर्डेड। फिर मोड, किस मोड में आपको कोर्ट की असिस्टेंस चाहिए। कोर्ट की असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड वेदर बाय डिलीवरी, अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अदरवाइज। अगर इनमें से कोई आपको कोर्ट की असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन में। इसके बाद आते हैं 11A में। 11A बोलता है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड्स। अगर आप एप्लीकेशन में बोल रहे हो कि अरेस्ट किया जाए जजमेंट डेप्टर को, अरेस्ट एंड डिटेन इन प्रिजन टू द जजमेंट डेप्टर, तब आपको स्टेट करना होगा, बताना होगा एफिडेविट में, एफिडेविट स्टेटिंग ग्राउंड्स ऑन विच अरेस्ट इज अप्लाइड फॉर। मतलब आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कौन से ग्राउंड में हम उसको अरेस्ट करें। मतलब कोर्ट को आपको बताना होगा कि कौन से ग्राउंड में इसको अरेस्ट किया जाए जजमेंट डेप्टर को।
रूल 12 एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेप्टर्स पोजीशन। जो प्रॉपर्टी जजमेंट डेप्टर के पोजीशन में नहीं है उसके लिए एप्लीकेशन लगाना। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी belonging to judgment debtor but not in his possession, then decree holder shall annex to the application an inventory of the property to be attached containing a reasonable accurate description of the same। मतलब कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कराना चाहता है तो उसको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रीजनेबल डिस्क्रिप्शन देना होगा। जैसे कि एग्जांपल एक कार है, अब इस कार का कलर ब्लू है, इस कार का ब्रांड ABC है, इस कार का नाम XYZ है। तो ये सब इसका गाड़ी का नंबर है 1 2 3 4। तो ये जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हुए उसको उस एप्लीकेशन में इस रीजनेबल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन को बताना होगा। अब आते हैं रूल 13 एप्लीकेशन फॉर attachment of immovable property to contain certain particulars where application is made for attachment of immovable property belonging to judgment debtor। किसको बिलोंग कर रही है? जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी है वो। तो उसमें उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ लिखनी होगी। तो पहला बता दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, जिससे इतना सफिशिएंट हो कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि उसकी बाउंड्रीज, नंबर, मतलब जो सर्वे नंबर होता है, खसरा नंबर होता है, उसको बोला जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ जजमेंट डेप्टर शेयर और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में जजमेंट डेप्टर का कितना शेयर है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये इसमें आपको बताना होगा कि ये इसमें से इतना पोर्शन 50% पोर्शन जजमेंट डेप्टर का है। इस प्रॉपर्टी की बाउंड्री बाजू में शर्मा जी से लगती है, एक तरफ में साहू जी से लगती है, दूसरी तरफ में रोड है। इस प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर XYZ है। इस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर ABC/1 2 3 है। तो ये चीज़ों को आपको बताना होगा। रूल 14 पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टेन केसेस वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी लैंड। कोई एप्लीकेशन की लगाया गया है कि किसी लैंड को अटैच किया जाए, विच इज़ रजिस्टर्ड इन ऑफिस ऑफ कलेक्टर, जो कि रजिस्टर्ड है ऑफिस ऑफ कलेक्टर में। तो द कोर्ट में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ सच ऑफिस स्पेसिफाइंग द पर्सन रजिस्टर्ड एज प्रोप्राइटर्स or as possessing any transferable interest in the land or its revenue, or as the liable to pay revenue for the land and shares of registered proprietors। इसमें यही सिंपल एक बात बोली गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कराना है और वो जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर है कलेक्टर ऑफिस में,
कलेक्टर के ऑफिस में एक रजिस्टर है जिसमें वो प्रॉपर्टी के डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो एक कॉपी समझ लीजिए कलेक्टर ऑफिस में है, तो उस कॉपी को ये कलेक्टर ऑफिस की एक सर्टिफाइड कॉपी निकालनी पड़ेगी इससे, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और कोर्ट में ले जाके, सपोज करिए एक कोर्ट है, यहाँ जाके आपको पेश करना होगा। बस यही बोला गया है रूल 14 में। अब आते हैं रूल 15 में। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिक्री होल्डर्स। डिक्री हैज़ बीन पास्ड jointly in favor of more person than one, any one or more of such persons may, unless the decree imposes any condition, apply for execution of whole decree for the benefit of them all, or where any of them has died, who for the benefit of the survivor and legal representative of the deceased। इसको हम समझते हैं, जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों के तीनों डिक्री होल्डर हैं। अब इसमें बी डेड हो जाता है और इसका एलआर एज अ डिक्री होल्डर बन जाता है। अब इनको प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन लगानी है, सॉरी एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगानी है, तो कौन लगा सकता है? तो बोला है ए भी लगा सकता है, बी क्योंकि डेड हो गया तो उसके एलआर लगा सकते हैं, ए लगा सकता है, एलआर लगा सकता है और सी लगा सकता है। इन तीनों में से कोई भी अकेले भी लगा सकता है अगर कोई कंडीशन नहीं है तब, और चाहे तो तीनों भी लगा सकते हैं। रूल 16, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम ट्रांसफरी ऑफ डिक्री से याद कर सकते हैं कि हमने सेक्शन नंबर 39 में पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, और सेक्शन नंबर 49 में पढ़ा था ट्रांसफरी क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर का प्रोविज़न ये बोलता है वेयर अ डिक्री और इफ़ अ डिक्री हैज़ बीन पास जॉइंटली इन फेवर ऑफ 2 or more persons, the interest of decree holder, any decree holder in the decree transferred by, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? असाइनमेंट इन राइटिंग या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। द ट्रांसफरी में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री टू द कोर्ट which passed it, and the decree may be executed in the same manner and subject to same condition as if the application were made by the such decree holder। यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा है कि एक ए है, ये है डिक्री होल्डर। अब ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन कराने के पहले ही ये अपनी डिक्री को बी नामक व्यक्ति को असाइन कर देता है। असाइन मतलब अपने सारे राइट इसको दे देता है अब, या फिर बाय असाइनमेंट बाय राइटिंग में होना ज़रूरी है, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसा है, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ लॉ का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए जो है फादर है और बी उसका सन है, तो जब ए की डेथ हो जाएगी तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये प्रॉपर्टी बी के पास चले जाएगी। तो ये होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ और असाइनमेंट इन राइटिंग। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए क्या होगा। तो जो ए है वो अपनी डिक्री को, जो कि डिक्री होल्डर है, वो अपनी डिक्री को बी को असाइन कर देते हैं। तो ये जो है ये कौन कहलाएगा? ये होगा ट्रांसफरी और ये होगा ट्रांसफरर। तो जो ट्रांसफरर है वो अपनी डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरी को, तो जो ये ट्रांसफरी है वो सारे के सारे राइट
जो इसके थे अब वो इसके पास चले जाएंगे, तो एग्जीक्यूशन को अप्लाई करने का हक भी किसके पास हो जाएगा, वो इसके पास हो जाएगा। अब ये अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है एग्जीक्यूशन कराने के लिए। अब इसमें एक प्रोविजो भी दिया हुआ है। प्रोविजो क्या बोलता है कि नो नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लगा रहा है, अगर कोई डिग्री ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट हुई है तो उसका जो नोटिस है ऑफ एप्लीकेशन गिवन टू द ट्रांसफरर एंड जजमेंट डेप्टर एंड द डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कोर्ट हैज़ बीन हर्ड देयर ऑब्जेक्शन टू इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब ट्रांसफरी, अभी मैंने जैसे समझाया था, जो ट्रांसफरी है वो क्या करेगा, नोटिस देगा, किसको, जजमेंट डेप्टर को भी देगा और ट्रांसफरर को भी देगा। क्यों, क्योंकि ये अब एप्लीकेशन लगा रहा है एग्जीक्यूशन कराने के लिए उस डिक्री को, तो इन दोनों को नोटिस देना ज़रूरी है।